हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल और सभी स्टूडेंट को भी वेलकम। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ का नाम है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी इससे पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था जिसको हमने जो ओरल कैविटी है उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। ईसोफेगस के अंदर कौन कौन सी जो डिसऑर्डर्स होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या मैनेजमेंट हो सकता है और क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहले हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। तो ईसोफेगस जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है और ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग एंड ट्यूमर्स। डिसऑर्डर ऑफ ये जो ईसोफेगस है इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं एक पार्टिकुलर वीडियोस भी बनाऊंगा सारे जो ईसोफेगस के जो ड्रग्स हैं और साथ ही साथ जो इनका पूरा डिसऑर्डर्स हैं, पर्टिकुलर एक एक उन पे वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि ईसोफेगस जो डिसऑर्डर है उस क्या क्या होते हैं। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट फेरिंग्स टू द स्टमक। ठीक है, क्या होता है जो ईसोफेगस है वो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट होती है हमारे फेरिंग्स से लेके स्टमक तक। इट कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस डिसऑर्डर्स सच एज इन्फ्लामेशन, जिसको ईसोफेगाइटिस बोलते हैं, स्ट्रिक्चर्स लाइक नैरोविंग हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और ट्यूमर्स हो सकता है। क्या क्या हो सकता है जो ईसोफेगस होता है हमारा, इट कैन अफेक्टेड बाय वेरियस डिसऑर्डर। ठीक है, ये हम बहुत सारे जो डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारे ईसोफेगस में, लाइक ईसोफेगाइटिस हो सकता है, नेरोविंग हो सकता है हमारे ईसोफेगस। ईसोफेगस मैं बता देता हूँ, ईसोफेगस होता है वुंड पाइप। ठीक है, जिसमें हम खाना खाते हैं ना माउथ से, तो वो हमारे पेट तक लेके जाता है, उसको ईसोफेगस पाइप बोला जाता है या विंड पाइप बोला जाता है या फिर आहार नली बोली जाती है हिंदी में। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, ट्यूमर्स। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस कंडीशन कैन impaired swallowing, digestion and may lead to complications such as aspiration और malnutrition। ये कंडीशन कब कब हो सकती है? स्वेलिंग निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ इन जो डाइजेशन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, may lead to complications such as aspiration and malnutrition। देन हम ईटियोलॉजी देख लेते हैं, कब कब कॉज होता है हमारा ईसोफेगस में इन्फेक्शन या ईसोफेजियल फेकाइटिस। तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है, इन्फ्लामेशन जिसको ईसोफेगाइटिस भी बोलते हैं, लाइक GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्टिव डिसीज के कारण हो सकता है। इन्फेक्शन फंगल, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी जो ज़्यादातर रहता है उसको भी हो सकता है। और कोरोसिव इंजेक्शन लाइक एसिड और एल्कलिक अगर ज़्यादा मात्रा में पी लिया है, निगल लिया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। मेडिकेशन लाइक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और बिस्फोस्फोनेट्स, ये जो मेडिसिन है उसके कारण भी हमें हो सकता है इसोफेगल इन्फेक्शन। और स्ट्रिक्स लाइक नेरोविंग, तो क्रोनिक GERD, क्रोनिक गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज अगर है तो उस कंडीशन में हो सकता है। स्केरिंग फ्रॉम कोरोसिव इंजेक्शन, रेडिएशन के कारण, सर्जिकल एनास्टोमेटिक इंजरी के कारण। देन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो फॉरेन बॉडी अगर हमारी इसोफेगस में आ गई है तो उस कंडीशन में, ट्यूमर ग्रोथ अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में, कंजेनाइटल एट्रेसिया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है इसोफेगल इन्फेक्शन। और एकेलेसिया जिसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं, उस कंडीशन में भी कोज हो सकता है। तो इतने सारे जो इटियोलॉजी है, इसके बहुत सारे इटियोलॉजी है। ठीक है, हम GERD के बारे में भी एक मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है GERD, गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, प्रॉपर सारी, अभी तो हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया, आगे आगे देखो आप बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आपको, नहीं तो आप चैनल सब्सक्राइब ना करो और सोचो कि वीडियो आएगी तो कैसे आएगी जब तक आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं करोगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, अब ब्लीडिंग के कारण भी हमें हो सकता है इसोफेजियल वेरियस लाइक पोर्टल हाइपोटेंशन, मेलोरी वेस टियर और अल्सरेशन फॉर GI और इन्फेक्शन, ट्यूमर, इरोसिन। ट्यूमर्स लाइक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा और बेरेट्स इसोफेगल, जिसको
प्रेका प्रीकैंसरस बोलते हैं, ठीक है। ट्यूमर्स के कारण भी, ब्लीडिंग के कारण भी, इन्फ्लामेशन के कारण भी, स्ट्रिक्ट या फिर नैरोइंग कारण भी, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ईसोफेगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। देन हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते तो जो ईसोफेगाइटिस कैसे हो सकता है, तो एसिड रिफ्लक्स ऑफ इरिटेशन डैमेज म्यूकोसा, ठीक है। एसिड रिफ्लेक्शन के कारण लाइक स्टमक में ज़्यादा एसिड हो गया है, फिर हमने नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खा ली जिसके कारण एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके कारण एसिड रिफ्लेक्ट होगा और हमारा जो म्यूकस होता है, म्यूकोजा होता है काई का, जो ईसोफेगस होता है उसका जो म्यूकोजा होता है उसको डैमेज कर देता है, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर अल्सरेशन हो जाती है। स्ट्रिक्शन या नेरोविंग के कारण तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस ऑफ ल्यूमन, ल्यूमन जो होती है वो नेक्रोसिस हो जाती है, तो ये ऐसे हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है तो मैकेनिकल ट्यूमर फॉरेन बॉडी अगर इसोफेगस में आ गई तो हो जाता है। और फंक्शनल इम्पेयर्ड बोलस मूवमेंट, ठीक है। जो बोलस मूवमेंट है, बोलस मूवमेंट ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही हम निगलते हैं तो उस कंडीशन को बोलस मूवमेंट कहा जाता है, तो वो इम्पेयरमेंट हो सकता है जिसके कारण क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ब्लीडिंग, म्यूकोजल टीयर या अल्सर और वेसल्स रप्चर हो सकती है। हेम, हेमेटेमे हेमेटेमेसिस और मेलेना हो सकता है। ट्यूमर्स जैसे जेनेटिक म्यूटेशन के कारण अनकंट्रोल सेल ग्रोथ और इन्विजन और मेटास्टेटिस, इसके कारण भी आपको हो जाता है। ट्यूमर ऐसे होता है लाइक जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही है, मतलब जो सेल है वो डेथ कर रही है या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही है, इन्वेजन, फिर मेटास्टेटिस। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिम्टम्स और पॉसिबल इंडिकेशन, तो सिम्टम्स हमें डिस्फेजिया लाइक डिफिकल्टी स्वेलिंग, डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग को जो टर्म होता है वो डिस्फेजिया बोलते हैं, और पेनफुल स्वेलिंग को ओडाइनोफेजिया, ओडाइनोफेजिया बोलेंगे पेनफुल स्वेलिंग को। हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। वेट लॉस हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, हेमेटेमेसिस लाइक वॉमिटिंग ब्लड, ब्लड के साथ वॉमिटिंग आ सकता है, कफ एंड हॉर्सेंस हो सकता है। पॉसिबल इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर लाइक मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रक्चर को नैरोइंग बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ईसोफेगाइटिस अल्सर हो सकता है, जीआरडी इन्फेक्शन हो सकता है, जीआरडी ट्यूमर ईसोफेगाइटिस हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर हो सकता है, और हार्ट बर्न ऑब्स्ट्रक्शन एक्कालेसिया हो सकता है, ब्लीडिंग वेरिकेस ट्यूमर हो सकता है, और एस्पिरेशन और नर्व इन्वॉल्वमेंट बाय ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर में नर्व जो होती है और एस्पिरेशन होता है, ये इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी। तो ये पॉसिबल इंडिकेशन इतनी सारी हो गई, सिम्टम्स ये सारे हो गए, ठीक है। देन हम डायग्नोस कैसे करेंगे, ईसोफेगस के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, या फिर कैंसर है, या फिर ट्यूमर है, ये सारी चीज़ें। तो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लाइक अगर उसको वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो समझ जाना है कि या तो स्टमक के अंदर प्रॉब्लम है, या माउथ के अंदर प्रॉब्लम है, या ईसोफेगस के अंदर है, तो वहाँ आपको डिटेक्ट करना है। देन बेरियम सोएलो वेसुलाइज स्ट्रक्चर्स या ऑब्स्ट्रक्शन, ये देखना है आपको। एंडोस्कोपी करना है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन या बायोप्सी में पता चल जाता है। इसोफेजियल मोनोमेट्री मेजर प्रेशर एंड मोटिलिटी, ये आप चेक कर सकते हैं। पीएच मॉनिटर डिटेक्ट एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। पीएच मॉनिटर करते रहना है आपको, अगर वॉमिट हो रही है तो उसका भी पीएच लेवल चेक होता है कि एसिड की वजह से हो रहा है या फिर काई की वजह से हो रहा है। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड यूएसजी करवा सकते हैं। स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर का स्टेज पता चल जाएगा इससे। सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें डिटेक्ट एनीमिया एंड ब्लीड फॉर फ्रॉम ब्लीडिंग, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि एनीमिया तो नहीं है, ब्लीडिंग के कारण एनीमिया तो नहीं हो गया। स्टूल अकल्ड ब्लड टेस्ट, ठीक है। इस स्टूल को भी, स्टूल टेस्ट भी करवाना है साथ ही साथ, ब्लड टेस्ट में तो हो ही जाता है। देन मेडिकल मैनेजमेंट में ईसोफेगाइटिस है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, लाइक ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या कर देती है, जो हमारे एसिड की मात्रा जो बढ़ रही है तो उसको रिड्यूस कर देगी पेट के अंदर। या फिर हम देखो कोई सा भी मेडिसिन अगर हाई डोज दे रहे हो तो उसके साथ आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखने को मिलेगा ही। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को एंटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक रिसेप्टर है, और जिसको हम एंटी एसिड जब देते हैं ना, ये रिड्यूस हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। H2 ब्लॉकर्स देंगे रिनिटिडिन में,
और एंटासिड देंगे, एंटी फंगल, एंटीवायरल, इफ इन्फेक्टिव अगर है तो एंटीवायरल और एंटी फंगल देंगे। अब अगर नेरोविंग है तो पीपीआई, प्रोटीन पंप इनहिबिटर फॉर जीआरडी में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर देंगे। एंडोस्कोपी डायलेशन करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन में रिमूव फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे। ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉजेज जो भी है, ट्यूमर है या एक्लेक्सिया है तो ये हम रिमूव करेंगे। ब्लीडिंग में वेसोप्रेशन देंगे हम। ऑक्ट्रो ऑक्ट्रेरो सॉरी ऑक्ट्रे ओटी देंगे वेरियस में। और एंडोस्कोपी स्क्लेरोथेरेपी ऑफ बेंडिंग ये हम करवाएंगे। ट्यूमर्स में कीमोथेरेपी देंगे, एग्जांपल सिस प्लेटिन 5FU, और रेडिएशन थेरेपी देंगे। सर्जिकल मेजरमेंट, इसोफेगल डायलेशन ऑफ स्टेंड प्लेसेंटा फॉर स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन, इसोफेगेस्टोमी, ठीक है, इसोफेगेस्टोमी करवाएंगे पार्सली और ट्यूमर को कंप्लीटली हटा देता है। फंडोप्लिकेशन करवाएंगे जो जीआरडी में यूज होता है। ब्लेंड लिगेशन और स्क्लेरोथेरेपी करवाएंगे फॉर वेरिएशनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो इस कंडीशन में ये होता है सर्जिकल में। और फीडिंग गेस्ट्रोमी, जेजुनोटोमी व्हेन ओरल टेकन नॉट पॉसिबल, अगर ओरल और नहीं दे पा रहे हो, ओरल नहीं कर पा रहे हो तो फीडिंग गेस्ट्रोक्टोमी और जेजुनोटोमी करवाते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्ट, सेमी सॉलिड और ब्लेंड डाइट देंगे। अवॉइड हॉट, स्पाइसी एंड एसिडिक फूड, अवॉइड करवाएंगे हॉट फूड, गर्म खाना या फिर स्पाइसी या एसिडिक फूड। फ्रिक्वेंट स्मॉल मील देंगे उसको, मतलब स्मॉल मील देंगे छोटी छोटी बाइट में, या फिर कुछ लिक्विड ज़्यादा देंगे उसको, ठीक है, और स्पाइसी तो देना ही नहीं है। एलिवेट हेड ऑफ बेड पोस्ट मील। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस, अगर वेट लॉस हो रहा है तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना है उसको, पेशेंट को। फीडिंग वाया इंटरनल पेरेंट्रल रूट इफ डिस्पेजिया सीवियर, ठीक है, ये डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में असिस्मेंट करेंगे, मॉनिटर स्वेलिंग, पेन, वेट लॉस, वाइटल साइंस, ठीक है। स्वेलिंग को हम मॉनिटर करेंगे, उसको निकलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पेन तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वेट लॉस तो नहीं हो रहा है पेशेंट का, और वाइटल साइंस क्या है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन, ब्लीडिंग, ब्लैक स्टूल और हेमेटेमेसिस, ठीक है, ब्लैक स्टूल तो नहीं आ रहा है, लाइक इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और एस्पिरेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और साथ साथ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ चेक करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर पोजीशन अपराइट ड्यूरिंग आफ्टर मील, ठीक है, अपराइट पोजीशन में बिठाना है, मतलब सीधे बिठाना है पेशेंट को खाना खाते टाइम और खाना खाने के बाद भी। प्रोवाइड ओरल केयर देना है। और एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, जो पेशेंट को डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो देना है पेशेंट को। एजुकेट ऑन डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, पेशेंट को बोलना है कि आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ना पिए। लाइफ मॉडिफिकेशन मतलब अच्छी तरह से अपना पर्सनल जो हाइजीन में मेंटेन करके चले, और अपनी जो लाइफ स्टाइल चेंज करें, अच्छी बना के रखें, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो और आप ठीक हो जाओ। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मॉनिटर करते रहना है। इमोशनल सपोर्ट एंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है, पेशेंट के अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में सपोर्ट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को भी और साथ ही साथ उनकी फैमिली वालों को भी। ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। प्रिपेयर फॉर एंडोस्कोपी और सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, प्रिपेयर रहना है एंडोस्कोपी के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। देन हेल्थ एजुकेशन के अंदर स्मोकिंग एंड अल्कोहल सीजन, मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग के लिए बिल्कुल मना कर देना है पेशेंट को कि आप लो ही मत, लोगे तो आपकी जान खतरे में। जीआरडी प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक है, जीआरडी जो गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होती है, इसको प्रिवेंशन करना है। मेडिकेशन एड्रेंस, मेडिकेशन प्रॉपर लेना है आपको। रेगुलर फॉलोअप एंड ट्यूमर सर्विलियंस, ठीक है, रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है, और जो आपका ट्यूमर है वो आपको चेक कराते रहना है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है, कम ही हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें। देन थैंक यू, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।